नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो हमने ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया है और ग्रामीण परिवेश के यह हमारा भाग 2 है सेट का। तो सेट 2 को आइए चलिए सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 2 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब देना है। बात यहाँ पे 2011 के जनगणना की हो रही है, सेंसस की हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की संख्या आपसे पूछी गई है कितनी थी। फटाक से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको टोटल जनसंख्या बता देता हूं कि यूपी की टोटल जनसंख्या कितनी थी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश राज्य था उसकी कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341। ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की, जिनमें से पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें से पुरुषों की जनसंख्या थी आपकी 10 दशमलव कितनी, तो 10.44 करोड़। कितना, तो 10.44 करोड़ जो है इसमें से आपकी किसकी जनसंख्या थी। तो यह पुरुषों की यानी कि मेन की हो गई, और वीमेन की जनसंख्या आपकी थी महिलाओं की 9.53 करोड़। तो ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो टोटल जनसंख्या आपको याद रखनी है, और इन टोटल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या पुरुषों की थी, कितनी महिलाओं की थी, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, यह जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। वहीं एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले नंबर पे एरिया में आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम जनगणना की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो यूपी एकदम टॉप पे आता है जनसंख्या के मामले में। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 9.53 करोड़ महिलाओं की संख्या थी, और पुरुषों की संख्या थी आपकी 10 यहाँ पे आंसर में आपका 4-5 दिया गया, तो इसको ही मान लीजिए आप। तो 10.45 करोड़ जो है आपकी पुरुषों की संख्या थी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आपसे मैं पहला प्रश्न आज का पूछ रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में टोटल क्षेत्रफल, कुल एरिया कितना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए। और इसके साथ एक चीज और बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, यह भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की यहाँ पे बात हो रही है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वृक्षों एवं वनों का होना आवश्यक बताया गया था, आपको बताना है इसका जवाब। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वृक्षों एवं वनों का होना आवश्यक बताया गया था। तो 33% एरिया पर जो है वनों और वृक्षों का होना आवश्यक बताया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो आप इसे याद देखिएगा। भारत का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का जो 33% हिस्सा होगा, भाग होगा, वह वनों एवं वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए, ऐसा बताया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो टोटल एरिया है इंडिया का, अगर हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, पर्यावरण को एकदम
संतुलित बनाए रखना है तो यह नीति लाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति, जिसके तहत बताया गया था कि अगर हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, तो हमारा जितना भी एरिया है भारत का, हमारे भारत के कुल एरिया का लगभग जो 33% भाग होगा उस पर हमें वन एवं वृक्षों को लगाना पड़ेगा। अगर यह होगा तो हम काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण पर अपनी पकड़ बना सकेंगे, प्रदूषण को कम कर सकेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 33% एरिया पर। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, इसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90:10 के अनुपात में जो है केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं और राशि का आवंटन करती हैं, निर्वहन करती हैं लागत का। तो आप इसे याद रखिएगा, 90% आपका देती है केंद्र सरकार और 10% आपका देती है राज्य सरकार। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 90:10। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो गोल क्रांति से संबंधित है आपका आलू उत्पादन। तो आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में आपको मिलेगा, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा आलू उत्पादन जो है गोल क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुलाबी क्रांति का जनक आपसे पूछा जा रहा है कि गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल। आप याद कर लीजिएगा, गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है दुर्गेश पटेल को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा मछली उत्पादन से है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना थी यह 1963 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1963 में आपका राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1963। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब फटाक से आप दीजिए। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2011 में, इसी के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 बी जोड़ा गया था। भाग 9 बी जो है वह जोड़ा गया था इसी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तथा भाग 9 बी का संबंध आपका है सहकारी समितियों से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 2014 को। कब? तो 20 नवंबर 2014 को आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब है, 20 नवंबर 2014। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 243 टी। अनुच्छेद 243 टी के तहत जो है आपका नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 टी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 टी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक मतलब दूध उपलब्धता कितनी आपसे पूछा गया है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वह कितनी है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 322 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो है 322 ग्राम प्रतिदिन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पहली बार जो कृषि की गणना थी किस वर्ष में कराई गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी वर्ष 1970 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1970 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान पर आता है, यानी कि वृक्षावरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मील में कितने गज होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1760 गज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मील में 1760 गज होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में प्रतिवर्ष जो कृषक दिवस है वह कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष आपका जो कृषक दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष आपका जो कृषक दिवस है, किसान दिवस है, यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषक दिवस या इसको आप किसान दिवस कह लीजिए, यह 23 आपका दिसंबर को मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है। और ठीक इसके 2 दिन बाद आता है आपका 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह बर्थडे आपका होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर जो है वो लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में जो प्रथम नगर निगम था इसकी स्थापना की गई थी मद्रास में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लगभग आपका 1687 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ कंफर्म है 1687 में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1687 में जो है आपकी पहली बार भारत में नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, नई कृषि नीति में कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हमारी नई कृषि नीति उसमें टोटल 7 एरियाज पर 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो आपके 7 क्षेत्र हैं इनको हम सप्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रसार हो गया, सिंचाई एवं जल प्रबंधन हो गया, इसके अलावा कृषि विविधीकरण, शोध हो गया, मार्केटिंग यानी कि विपणन हो गया, बीज प्रबंधन हो गया, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता हो गया। ये सभी आपके 7 एरियाज हैं जिन पर बल दिया गया है नई कृषि नीति पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 7 एरियाज पर 7 क्षेत्रों पर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो
किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से हम जानते हैं? तो इंद्रधनुषी क्रांति को, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंद्रधनुषी क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंद्रधनुषी क्रांति को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष जो है आपका पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल के दिन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1992 में आया था, वह 1993 में लागू होता है। कब? तो 1993 में यह लागू होता है 24 अप्रैल के ही दिन। तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन था जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज से संबंधित था, जो 1992 में पारित किया गया था, लेकिन यह जाके एक वर्ष बाद 1993 में लागू होता है आपका 24 अप्रैल को। इसी कारण से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल का जो आपका दिन होता है उसको हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अप्रैल। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुसूची 11 यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान का शेड्यूल 11 है, शेड्यूल 11 है, उसके तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं आपसे पूछा, यानी कि जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 11 में, उसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कितने विषय को, कितने सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, टोटल 29 विषय हैं जो पंचायतों से संबंधित हैं, जो रखे गए आपके अनुसूची 11 में। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, टोटल 29 विषय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 29 सब्जेक्ट्स आपके हैं किसमें? तो शेड्यूल 11 में। तथा आपका जो शेड्यूल 11 था, अनुसूची आपकी जो 11वीं थी या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंतः फसली कृषि। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जब एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है उसको हम कहते हैं अंतः फसली कृषि। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें कितने एकड़ होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 हेक्टेयर में आपका 2 आपका कितना है आपका हो जाएगा? तो 2.47 होता है ना। हाँ, 2 यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके लगभग गलत ही, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे 2.47 कितना हो जाएगा? 2.47 एकड़ होता है आपका 1 हेक्टेयर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो 2.47 हेक्टेयर, वही अगर हम बीघे की बात करें तो आपका 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित की जाती है? यानी कि जो खेतों की माप आपकी खसरा खतौनी में की जाती है, मतलब किस पैमाने में अंकित की जाती है खेतों की माप खसरा खतौनी में, आपसे वही पूछा जा रहा है। तो खेतों की जो माप होती है वो खसरा खतौनी में हेक्टेयर के पैमाने में अंकित की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हेक्टेयर के पैमाने में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे मैट्रिक नहीं मीट्रिक होगा। मीट्रिक जो व्यवस्था है, इकाई व्यवस्था, यह कब अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था आपकी 1 अक्टूबर 1958 को, कब? तो 1 अक्टूबर 1958 को जो है अपनाई गई थी मीट्रिक इकाई व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है, कृषि में जो युग्म पैदावार होती है उसका आशय क्या होता है? तो किसी एक फसल को वर्ष में 2 या 2 से अधिक, मतलब किसी एक फसल को वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना जो है आपका वही कहलाता है युग्म पैदावार। यानी कि एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना हम कहते हैं युग्म पैदावार। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। युग्म पैदावार में क्या होता है? एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट था ग्रामीण परिवेश का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।